एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग अलग अलग शेप्स के सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। हमने सेंटर ऑफ मास अप टू सॉलिड स्फीयर निकाल लिया था। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर डेंसिटी वेरी करे तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। आज हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कोन का। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, पहले लेंगे हम लोग रेगुलर कोन, मतलब यूनिफॉर्म कोन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। और कौन सा कोन ले रहे हैं पहले हम लोग? पहले हम लोग ले रहे हैं हॉलो कोन। हॉलो कोन का मतलब अ शेप लाइक जोकर की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी देखी होगी। और कहां कोन देखा है आपने रियल लाइफ में? कहीं कोन देखा है? बर्थडे वाली टोपी, जोकर वाली टोपी बोल रहा हूं, बर्थडे वाली जो टोपी लगा के केक काटते ना, वो वाली टोपी, जिसमें सिर्फ कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस होगा तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ मास और प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ मास दोनों यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म कोन है सिर्फ जिसमें कर्व सरफेस है कुछ ऐसा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा ये देखना है। ये अपना कोन का वर्टेक्स है, ये एंगल सेमी कोनिकल एंगल थीटा है। क्या बोलते हैं इस थीटा को? थीटा इज कॉल्ड सेमी कोनिकल एंगल। ये रेडियस r है, ये लैटरल लेंथ l है और हाइट इसकी h है, ठीक है। तो मैं जो सिंपल से रिलेशन लिख सकता हूं क्या है? L इज इक्वल टू, सॉरी ऐसा नहीं, R इज इक्वल टू L साइन थीटा एंड H इज इक्वल टू L कॉस थीटा। ये बिल्कुल बेसिक रिलेशन है जो आपको पहले से पता है ना। इस हॉलो कोन का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। मान लेता हूं मास इसका m है। अब क्योंकि ये हॉलो कोन है, ये कोनिकल शेल है एक तरीके का, तो वो भी शेल भी ओपन है नीचे से, नीचे प्लेन सरफेस नहीं, मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया। तो ये जो कोनिकल सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, मास सिर्फ सरफेस पर है, तो यहां पे कौन सी डेंसिटी हमें डिफाइन करनी चाहिए? बताइए जल्दी से। सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करनी चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि मास सिर्फ सरफेस पर है, वॉल्यूम में नहीं है। तो सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन कर्व सरफेस एरिया। नाउ दिस कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? याद है किसी को कि भूल गए सब लोग? पाई आर एल। पाई आर एल, वेरी गुड, पाई आर एल। तो आपका कर्व सरफेस एरिया है m अपॉन पाई आर एल। हमें इसी का सेंटर ऑफ मास, सॉरी हम इसी का यूज करके आपका सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे m अपॉन पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल का यूज करते हुए सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर एल। नाउ अब हमको क्या करना है? वी वांट टू सिलेक्ट एन एलिमेंट ऑन दिस एरिया। इस ये जो एरिया है हमारे पास, कोनिकल एरिया, इसके ऊपर हमें कोई एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट जिसको जोड़ जोड़ के हम इस कोन को बना सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका जोड़ जोड़ के हम एक कोन बना सकते हैं? बोलिए। सर रिंग। रिंग्स जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, है ना। अब रिंग हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, ये वाली बात है। एक तरीका ये है मेरे पास कि मैं ऐसे y डिस्टेंस नीचे आऊं और dy थिकनेस का ये रिंग सिलेक्ट करूं। एक तरीका ये है, ठीक है। क्या ये सही तरीका होगा? मुझे बताइए तो जरा। बताइए। देखो इस तरीके में प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो रिंग सिलेक्ट होके आएगा, ध्यान दीजिएगा,
जो रिंग सिलेक्ट होके आएगा वो रिंग कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये हाइट तो आपने यहां पर dy ली है, पर एरिया इस टेढ़े सरफेस पर है, तो एरिया लिखने के लिए आपको वर्टिकल हाइट की जगह इस टेढ़ी हाइट की जरूरत होगी, तो आपको इस dy की टर्म्स में ये टेढ़ी हाइट निकाल के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रही है, आई डोंट लाइक इट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रब इट ऑफ, मैं इसको हटा दूंगा और बोलूंगा एक नए तरीके से एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। कैसे? मैं अब की बार इस वर्टेक्स से x डिस्टेंस इधर आया और मैंने यहां पर इस तरीके का एक रिंग कंसीडर किया जिसकी थिकनेस dx है। ये समझ में आ रहा है ज्यादा अच्छे से कि नहीं? हाँ या ना? Yes. तो ये आपका रिंग बन गया ऐसा। इस रिंग का रेडियस स्मॉल r कितना होगा? क्या मैं स्मॉल r को बोल सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, हाँ या ना? ये ट्राइंगल देखिए, ये स्मॉल r है, ये x है और ये थीटा है, राइट? हाँ या ना? अगर ये x है तो ये भी x है ना? तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिख रहा है? तो स्मॉल r इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। नाउ वी कैन राइट दैट जो छोटा सा मास dm होगा इस रिंग का, क्योंकि पतली सी रिंग है तो इसका मास छोटा सा होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dA, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dA कितना है? dA हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल r इंटू dx, circumference into thickness dx, this circumference 2 pi small r multiplied by this thickness dx. So that is equal to, now small r is equal to x sin theta, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल हम ले रहे हैं जिसको यूज करके हम एलिमेंट कट कर रहे हैं वो x है, इसलिए स्मॉल r की जगह हम स्मॉल r को हम x की टर्म्स में लिखेंगे 2 पाई सिग्मा x sin थीटा dx, ठीक है? ये आपका dm हो गया। अब मैंने अगर x यहां से लिया तो मैं एक काम करता हूं, अपना इधर मैंने कैपिटल x एक्सिस और इधर मैंने कैपिटल y एक्सिस बना दी। मेरे को मालूम है xcm तो 0 होगा, निकालना क्या है मुझे? ycm। तो ycm कैसे आएगा? ycm हो जाएगा इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm, जहां y क्या है? इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। अब मैंने क्योंकि y एक्सिस ऊपर ले रखी है तो सेंटर ऑफ इस रिंग के सेंटर का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, हाँ या ना? सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू y इज नथिंग बट x कॉस थीटा, या कहना चाहिए माइनस x कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन dm. So I will have this implies ycm is equal to dm की जगह जब हम ये डालेंगे तो ध्यान रखिएगा सिर्फ x अननोन है, थीटा कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। सो और सिग्मा भी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म लिया। अगर सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होता तो मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल पाता। अभी मैं x को छोड़ के बाकी सब कुछ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल ले रहा हूं। मैंने यहां पर dm डाला तो मेरा 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस साइन लगा हुआ, ये माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अपॉन सेम सब कुछ नीचे आएगा माइनस 2 पाई सिग्मा साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं आएगा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है? तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा से 2 पाई सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट लगेगी x पे कहां से कहां तक? x पे लिमिट लगेगी 0 से लेकर, ध्यान दीजिएगा बेटा, l तक लगेगी। दिख रहा है सब लोगों को, हाँ या ना?
सबको समझ में आ रहा है लिमिट x पे कहां से कहां तक लगेगी? 0 से शुरू होगा और यहां तक जाएगा ना, तो L तक जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा कि YCM इज इक्वल टू 12/3 cos थीटा, 12 cos थीटा बाय 3। ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो YCM आ जाएगा, अच्छा माइनस के नीचे से आएगा, माइनस नीचे नहीं है ना, सिर्फ माइनस से ऊपर ही है, तो ये -12 cos थीटा बाय 3 और L cos थीटा कितना है बेटा? h है, सो दैट इज इक्वल टू -2h बाय 3। तो सेंटर ऑफ मास जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहां पर 2h बाय 3 हाइट नीचे, इसलिए इधर से कितना हाइट हो जाएगा? h बाय 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से h बाय 3 हाइट पे होता है, ये हम लोगों ने यहां पे डिराइव कर लिया। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म कोन। ठीक है, अब हो सकता है आपका सिग्मा जो है वो x के साथ वेरी कर जाए या हाइट h के साथ वेरी कर जाए, तो हम उस केस में अपने सिग्मा को कांस्टेंट रखने के बजाय वेरिएबल डाल के सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन कैसे निकालते हैं? इसमें क्योंकि रिंग है इसलिए आपको टेढ़ा वाला सरफेस लेना है, टेढ़ी वाले लेंथ लेनी है रिंग का एरिया निकालने के लिए। वहीं ये कॉपी हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, साउंड एकदम क्लियर है या थोड़ा ऊपर नीचे, रोज से बेटर है या वैसा ही है? सर वैसा ही है। वैसा ही है नहीं यार। चलो यहां तक सबने कॉपी कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ नहीं बोलना है किसी को? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जवाब दिया करो यार, ऐसा मत करो कि मतलब मुझे सजा मत दिया करो कि अकेले सर आप अकेले बोलते रहिए, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, एक सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम लोग एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सॉलिड कोन है जिसका ये एंगल सेमीकोनिकल एंगल थीटा है। इसमें पूरे के पूरे वॉल्यूम में मास रखा हुआ है। तो अगर इसका मास m है, ये लेंथ l है, हाइट h है और रेडियस r है, तो सबसे पहले तो इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होगा, r इज इक्वल टू l साइन थीटा एंड h इज इक्वल टू l कॉस थीटा। दूसरी चीज जो हमें डिफाइन करनी होगी वो डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी? क्योंकि सॉलिड कोन है, मास पूरे वॉल्यूम पर है, इसलिए डेंसिटी रो इज इक्वल टू m अपॉन कोन का वॉल्यूम कितना होता है? ये तो पक्के से भूल गए ना, कोन का वॉल्यूम तो बिल्कुल हाँ 1/3 pi r square h 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर h, h नहीं कैपिटल H। बेसिकली क्या होता है, दिस इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाफ नहीं होता, ट्रायंगल में एरिया हाफ हो जाता है इन कंपेरिजन टू आपका रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, बट कोन के केस में सिलेंडर के कंपैरिजन में वॉल्यूम 1/3 हो जाता है। ठीक है, और आप ये चीज देखोगे आगे जाके मैथ्स में कि आपका जो टेट्राहेड्रल होता है, वो टेट्राहेड्रल का वॉल्यूम आपके टेट्राहेड्रल अगर आपके क्यूब से बना है तो क्यूब के वॉल्यूम के मुकाबले 1/3 होता है। वॉल्यूम के केस में 1/3 आता है इस शेप में, और एरिया के केस में हाफ आता है। वो कैसे आता है वो बाद में देखने की बात है, वो मेरे को नहीं पढ़ाना, और रवि सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स में। बट डेंसिटी हम लोग
सॉरी वॉल्यूम जो है आपका कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए हम लोगों ने डेंसिटी यहाँ पे लिख ली m अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चाहो तो इसको 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बोल सकते हो। यहाँ अजम्पशन है कि कोन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तभी हम सीधे सीधे डेंसिटी लिख पा रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। अगर कोन यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से हम वो डेंसिटी नहीं निकाल पाते। सो डेंसिटी पता चल गई। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एलिमेंट चाहिए जिसको जोड़ जोड़ के मैं ये सॉलिड कोन बना सकूं। वो सॉलिड कोन बनाने के लिए एलिमेंट कहां पे कैसा होगा, कोई बता सकता है मुझे, जल्दी से बोलो। डिस्क। अब डिस्क मैं कैसे लेके जाऊं, इस स्लैंट लेंथ के लॉन्ग जाके एक ऐसे थिकनेस का डिस्क ले लूं, हाँ या ना, या वर्टिकली नीचे जाकर इस तरीके से डिस्क काटूं। बताइए तो कौन सा तरीका सही होगा, गेस करिए ना। स्लैंट लेंथ के लॉन्ग सर वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाले में क्यों, क्योंकि डिस्क के पूरे वॉल्यूम में मास है, उस डिस्क का वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्क की हाइट यूज होगी, उसकी स्लैंट लेंथ यूज नहीं होगी। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली y हाइट नीचे गया हूं और dy हाइट का ये मैंने डिस्क काटा है। मैंने यहाँ पे क्योंकि y मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को x ले लिया और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को y ले लिया इस बार, ताकि मुझे नेगेटिव साइन का झमेला जो लास्ट क्वेश्चन में करना पड़ा था, जो पिछले डेरिवेशन में करना पड़ा था, वो ना करना पड़े, इसलिए y एक्सिस को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ले लिया है। अब क्या बोलेंगे हम, अब हम बोलेंगे कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना है, तो डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा dv इज इक्वल टू इसका एरिया इंटू इसकी हाइट। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट इज नथिंग बट dy। स्मॉल आर इसका रेडियस है, और ये रेडियस कैसे मिलेगा, स्मॉल आर हो जाएगा आपका y tan थीटा। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ये एंगल थीटा है, ये y है और ये स्मॉल r है। tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y, देयरफॉर r इज इक्वल टू y tan थीटा। So dv is equal to pi r square dy, that is equal to pi r is y tan theta, pi tan square theta y square dy, ये हो गया dv। तो इसका dm हो जाएगा रो dv, दैट इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर थीटा रो y स्क्वायर dy, ये dm हो गया। अब YCM कैसे निकलेगा, YCM निकलता है इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में dm तो है ही, तो ये वाला जो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है तभी इंटीग्रेशन के बाहर जा रहा है, अदरवाइज रो y का जो भी फंक्शन होगा उसको आपको ऐसे कैसे इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यू विल गेट पाई tan स्क्वायर थीटा रो इंटीग्रेशन के बाहर निकल के ऊपर नीचे दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम में सिर्फ वाई, डीएम की जगह सिर्फ वाई स्क्वायर डीवाई ऊपर डालिए, वाई स्क्वायर डीवाई नीचे डालिए। सो यू विल गेट इंटीग्रेशन वाई क्यूब डीवाई, क्योंकि ऊपर एक वाई एक्स्ट्रा था, अपॉन इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीवाई। कहां से कहां तक, वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर कैपिटल एच तक, पूरी हाइट में हम ऊपर से नीचे आएंगे। सो 0 टू कैपिटल एच, 0 टू कैपिटल एच। So we have, this implies y center of mass is equal to y cube का इंटीग्रेशन हो जाएगा y to power 4/4, 0 से h में h to power 4 upon 4, और y स्क्वायर का हो जाएगा h to power 3 upon 3, so that is equal to 3h by 4। ऊपर से 3h by 4, सेंटर ऑफ मास ऊपर से 3h by 4, इसलिए नीचे से h by 4। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट आपके हॉलो कोन में नीचे से, आपके जो प्लेन सरफेस था वहां से हॉलो कोन में h/3 है और सॉलिड कोन में h/4 है। समझ में आया सब लोगों को ये कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा, एक हॉलो कोन का और एक सॉलिड कोन का? Yes, sir. Okay, so in the next slide I am going to discuss moment of inertia of some
फिगर्स। बिल्कुल सेम टेक्निक है, और यहां पर दो इंटीग्रेशन करने पड़ते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में, एक ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। टेक्निक लेकिन सेम टू सेम है, इसलिए मैं एक दो चीजों के सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखूंगा, उसके बाद हम लोग आगे ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह निकालना शुरू करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा शायद, रिवाइज करा देता हूं। ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस ऑब्जेक्ट का जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूं, तो उसके लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी कोई dm सिलेक्ट करना होगा, इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिखना होगा। तो मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, जहां r क्या है, r इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने कुछ शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी डिराइव करा रखा है। कौन कौन से शेप का? मैंने रॉड का कराया, रॉड में मैंने यूनिफॉर्म रॉड भी लिया था, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का शायद तक मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकलवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलवाया था, बट टेक्निक सेम है। बस इंटीग्रेशन में जो आप डेंसिटी डालते हो, लैम्डा जो डालते हो, लैम्डा इंटीग्रेशन के डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल पाओगे। अगर लैम्डा वेरिएबल हुआ तो उस लैम्डा की जगह इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी डाल दोगे। तो रॉड का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जोड़ जोड़ के बना देते थे। हम लोग रिंग का निकाल चुके हैं, हम लोग डिस्क का भी हमने डिराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम लोगों ने इसके बाद जो शेप्स आए थे, डिस्क के बाद क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, बताएगा कोई मुझे? कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव नहीं किया था। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया था कि नहीं किया था? सर सॉलिड और हॉलो दोनों। हॉलो का किया था, सॉलिड का नहीं किया था, राइट? है ना? यस। अच्छा, अब हॉलो कोन का मैंने जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको हॉलो कोन पर अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा एंगल का एलिमेंट काटना सिखाया था, राइट? यही किया था ना हमने? यस सर। हमने यही किया था कि हमने डी थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का एलिमेंट कट किया था, ठीक है? मैंने आपको जब सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया तो मैंने एक और टेक्निक बताई थी जिसमें आप y हाइट पर जाकर भी एलिमेंट कट कर सकते हैं, ठीक है? याद है कि नहीं याद है? लेकिन जब y हाइट पे जाके हमने जब ये एलिमेंट कट किया था तो हमें इसकी थिकनेस निकालने के लिए थीटा का यूज करना पड़ा था, है ना? तो इसमें कुछ खास नया नहीं है, इसलिए मैं इस पोर्शन को भी अभी स्किप कर रहा हूं, हॉलो स्फीयर को, ठीक है? मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में पूरा सिखाया था ना कि अगर आपका जो डेंसिटी है, जो सिग्मा है, अगर वो सिग्मा थीटा का फंक्शन हो या फिर अगर y का फंक्शन हो, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे सिखाया था। बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी लगानी है, ठीक है? सेम थिंग गोज फॉर सॉलिड स्फीयर, बट क्योंकि सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन हमने क्लास में नहीं किया, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दो तरीकों से। ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर लिया है मैंने। अगर मुझे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए। एक तरीका ये है कि मैं इस सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। एक तरीका ये है कि मैं ये सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाऊं और स्मॉल r डिस्टेंस पे मैं स्मॉल r रेडियस का एक एलिमेंट कंसीडर करूं ऑफ थिकनेस dr, ये मेरा हॉलो स्फीयर बन जाए। एक हॉलो स्फीयर कंसीडर किया मैंने स्मॉलर रेडियस पे जाके dr थिकनेस का। मैं यहां बोलूंगा कि अगर इसका मास m है तो डेंसिटी हो जाएगी m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, यह आपकी डेंसिटी है। मैं इस पतले से स्फीयर का छोटा सा
वॉल्यूम और छोटा सा मास लिखूंगा, dv आ जाएगा, आपको पता होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर dr, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज सरफेस एरिया इनटू थिकनेस इज, सो ये तो dm है, इसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो dv था, वॉल्यूम था, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dm आ जाएगा, मास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू डेंसिटी इज 3m अपॉन 4, अच्छा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर करते हो, अच्छा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, दैट इज इक्वल टू 3m बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर dr, ये आपका dm आया। ठीक है, अब इस dm मास का जो हॉलो स्फीयर में जो मिला है, मैं इस हॉलो स्फीयर का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखूंगा, तो di क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस का ये स्फीयर है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm r स्क्वायर 2/3 dm r स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स, क्योंकि 2/3 dm r स्क्वायर कहां से आ रहा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, तो 2/3 टाइम्स इन dm r स्क्वायर इज dm ये रहा, तो ये हो जाएगा 3m बाय आर क्यूब इंटू आर टू पावर 4 dr, ये हो जाएगा di, तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 टू i हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर तक। हम यहाँ देखेंगे ये 3 और 3 कैंसिल हो चुका है, सो वी हैव 2m बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर टू पावर 4 का इंटीग्रेशन, दैट इज स्मॉल आर टू पावर 5 अपॉन 5, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर टू पावर 5 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स m r स्क्वायर। इस तरीके से सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। लेट्स से अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इफ डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेट्स से डेंसिटी इज इक्वल टू के आर दे रखा है या सम फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दे रखा है, तो हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, बस यहां डीएम लिखने के लिए जो हमने ये डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करी थी, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करके यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू एफ आर यूज करके वहीं से इंटीग्रेशन अपना चालू कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पोर्शन क्लियर होगा कि अगर डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दे रखा होगा तो क्या करना होगा, यूज प्रीवियस टेक्निक बट बी केयरफुल अबाउट वेरिएबल्स। मतलब क्या है इसका, कि आप डेंसिटी को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन के सीधे बाहर मत निकाल दीजिएगा, डेंसिटी जिस भी तरीके से वेरी कर रही होगी उस फंक्शन को अपने इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। दिस इज द टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू यूज इफ डेंसिटी इज वेरिंग विथ आर। बट होगा क्या, कभी कभार यू विल फाइंड कि आपका सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म नहीं है और उसकी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्मॉल आर की तरह भी वेरी नहीं कर रही, बल्कि उसके वेरी करने का फंक्शन जो है या जो जिस वेरिएबल के साथ वो वेरी कर रहा है डेंसिटी, वो स्मॉल आर नहीं है बल्कि कुछ और है। क्या है, ये स्फीयर है, बोला है कि जो डेंसिटी है ना वो y हाइट पे जाकर वेरी कर रही है। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो डिस्क है हमें वो डिस्क लेके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। आपको लेट्स से देखा डेंसिटी रो इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y। अब मुझे इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट ही निकालना है और y के साथ ही आपका जो डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम y हाइट पे जाकर dy थिकनेस का ये डिस्क कंसिडर किए, तो इसका रेडियस कैपिटल आर था तो इसका रेडियस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे कि इसका जो छोटा सा वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम dv इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी वाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा सॉरी dv लिखना था, माय बैड,
डी ए नहीं लिखना था, क्या करेंगे हम यहाँ पे डी वी लिखने के लिए एरिया इंटू थिकनेस करेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थिकनेस इज डी वाई, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया डी वी। अब हम इस डी वी का यूज करते हुए इसका मास लिखेंगे, डी एम इज इक्वल टू रो डी वी। अब ध्यान देना है रो कांस्टेंट नहीं है, रो इज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू एफ वाई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वी, ये हो गया डी एम। फिर हम बोलेंगे ये आपका एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू 1/2 डी एम स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स पाई एफ वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज अगेन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर इंटू, अच्छा ये डी वी नहीं है, ये डी वाई है, ठीक है, इंटू डी वाई। इस तरीके से हम डी आई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करके दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन आया है इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन कहां से कहां तक, इसमें आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, y कहां से कहां तक वेरी करेगा, y वेरी करेगा -r2 प्लस r, इसीलिए -r2 प्लस r वेरी कराना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा स्फीयर कंप्लीट होगा। इसलिए यही चीज कवर करने के लिए मैंने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके पूरा इस स्टेप तक लाया हूं। बट अदरवाइज आपको करना क्या है, बस डेंसिटी का फंक्शन यहां सब्स्टिट्यूट करना है, और क्योंकि डेंसिटी y के साथ वेरी कर रही है इसलिए हमारा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए y कांस्टेंट हो, इसीलिए हमने डिस्क कंसीडर किया। अगर हम इसमें स्फीयर कंसीडर करते तो दिक्कत क्या होती, स्फीयर के हर एक पॉइंट का y अलग अलग होता, इसलिए आप स्फीयर का मास ही नहीं लिख पाते, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाते, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की टेक्निक्स हुई। सिमिलर टेक्निक को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, खुद से करोगे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काफ़ी सेंटर ऑफ मास निकाल दिए, दोनों की टेक्निक सेम है। सिमिलर चीज़ को आप आगे एक्स्ट्रापोलेट कर पाओगे किसमें, हॉलो कोन में, सॉलिड कोन में। अगर उनकी डेंसिटी वेरिएबल हो तब भी आपको सिमिलर टेक्निक्स यूज करनी है। तो यहाँ तक अगर किसी को अभी भी सेंटर ऑफ मास निकालने में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तकलीफ हो रही है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं शायद हेल्प कर पाऊंगा। दूसरी चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो, इसके अलावा एक और पार्ट क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप में से कई लोग कहेंगे सर इन चीजों को सिलेबस से हटा दिया गया। बिल्कुल हटा दिया गया बेटा, बट सिलेबस से हटाने से क्या होगा ना, जो डेरिवेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आसान थे उनको अगर दूसरे तरीके से करने जाओगे, इन इंटीग्रेशन वाले टेक्निक से यूज करने जाओगे तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए बेटर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप पढ़ लें, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो रोटेशन का में आगे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। या तो चैप्टर ही अगर छोड़ने के मूड में तो अलग बात है, लेकिन चैप्टर छोड़ना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि चैप्टर से अक्सर इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, जेईई मेन में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ जाते हैं। हाँ, जेईई एडवांस में ये चैप्टर रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इससे जब पूछता है कुछ ना कुछ घुमा के ऊट पटांग सवाल ही पूछता है, तो कभी कभार इजी भी पूछता है, लेकिन तो जेईई एडवांस में मैं मान सकता हूँ ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, पर जेईई मेन के हिसाब से और नीट के हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी ईजी पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो आप इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे मेन में और एडवांस में। अभी के लिए क्योंकि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास भी निकाल लिया है, ये दोनों डेरिवेशंस मैंने करवा दिए हैं आपके वापस से। अब मैं एक और डेरिवेशन जिसमें सिमिलर टेक्निक का यूज करते हैं वो पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है, देखिए ये टेक्निक थोड़ी नई है,
और इसका यूज क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसमें एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा देखनी होगी जो हम अभी तक देखते आए हैं सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसी के जैसा प्रोसीजर होगा बट एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगी। इनफैक्ट शायद 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आएगी, थोड़ा सा ये उसके मुकाबले और इन्वॉल्विंग हो जाता है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा मास है m या पॉइंट मास है m। इसकी वजह से अगर मैं स्मॉल r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड लिखने जाऊं तो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस मास एंड दिस ग्रेविटेशनल फील्ड G वेक्टर इज गिवन बाय gm by r square. Sometimes we write it as minus gm by r square because it is directed in the direction opposite to r. ठीक है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये हम लोग शायद पहले देख चुके हैं। अब हम इसका यूज करके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की वजह से, अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर मेरे पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे, क्या टेक्निक क्या होगी, हम बोलेंगे इस कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करिए dm। लेट्स से मुझे इस पॉइंट P पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस dm की वजह से पॉइंट P पर फील्ड लिखूंगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा लेट्स से चलो dg लिख लो आप। मैं हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को E से रिप्रेजेंट किया हूँ, पर आप लोगों को G से पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर मैं कभी E लिख दूँ तो समझ लेना ये E क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वही उसी को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो dg है, दिस dg विल बी गिवन बाय g dm बाय, ये dm से डिस्टेंस अगर r है तो g dm बाय आर स्क्वायर, या कहना चाहिए माइनस जी डी एम बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन r के अपोजिट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। तो हमें इंटीग्रेशन जो है ना सर वेक्टर का करना पड़ेगा, यही एक स्टेप एक्स्ट्रा पड़ जाती है इसमें। ठीक है, तो वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो थोड़ी देर में देखेंगे। शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स में हमें वेक्टर का दिमाग नहीं लगाना होगा, इसलिए ऐसे ही सिंपली हो जाएगा। आगे के एग्जांपल्स में हम लोग वेक्टर समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी वेक्टर ड्यू टू फाइनाइट रॉड एट इट्स एक्सिस। क्या किया हमने इसमें, हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक रॉड है, सबसे पहले तो एक्सिस और इक्वेटर का मतलब समझिए। एक्सिस का मतलब हो गया ये वाली लाइन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रॉड। बेसिकली रॉड की खुद की लाइन जो होती है उसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसको हम रॉड का इक्वेटर कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये टर्म थोड़ी ध्यान रखोगे अच्छा रहेगा। तो पहले हम एक्सिस पे निकालेंगे, बाद में इक्वेटर पे निकालेंगे, उसके बाद किसी और पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे। तो वैसे इक्वेटर पे डायरेक्टली निकालेंगे, कुछ और करेंगे, हम देखेंगे, बताते हैं कैसे करेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। लेट से इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और मुझे इस रॉड के इस एंड से ये डिस्टेंस स्मॉल r पे, यहां पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी चाहिए कि रॉड कैसे बना है। रॉड बना है पॉइंट मासेस जोड़ जोड़ के, ये सारे के सारे जो मासेस हैं ये पॉइंट मासेस हैं। इन पॉइंट मासेस को जोड़ जोड़ के एक लाइन मास बनेगा जिसको हम रॉड कहते हैं फिजिक्स में। तो ये जो पॉइंट मासेस को जोड़ जोड़ के हम रॉड बनाए हैं, तो हर एक पॉइंट मास की वजह से हमें इस पॉइंट P पर
ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होगा और उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को वेक्टर एडिशन करना होगा। तो हम क्या किए, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है या इजी क्या क्यों हो जाता है ये वाला, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हर एक कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे, हर एक पॉइंट P से सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हर एक पॉइंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। सारे वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने अब देखिए यहां पर थोड़ा रॉड का एलिमेंट हमें काटना कैसे, पॉइंट कर करके। हमें पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है तो हमें उस पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक पॉइंट मास की वजह से कैसे मिलता है, पिछली स्लाइड में दिखाया था मैंने, m माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां r क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम द मास। तो अब एलिमेंट काटने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप बोल सकते हो सर मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाकर dx लेंथ का स्ट्रिप काटूं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको पॉइंट P से इसका डिस्टेंस चाहिए तो आप लिखोगे r प्लस एल माइनस एक्स, तो r प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे इंटीग्रेशन करने के लिए, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए कोई और समझदार बच्चा बोलेगा सर हमें इधर से नहीं लेना चाहिए, हमें एलिमेंट काटना चाहिए इस तरफ से कि सर हम यहां से x डिस्टेंस पे गए और dx लेंथ का हमने ये एलिमेंट काटा। ये दूसरे समझदार बच्चे ने बोला, तो मैंने बोला अभी भी तो आपको r प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, sir. मैंने बोला यार थोड़ा दिमाग अगर पहले लगा लोगे तो आगे का काम आसान रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि काम करो आप इसी पॉइंट P से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का ये पॉइंट एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए dx लेंथ का। आप बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, ये तो हम रॉड के बाहर से मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम रॉड के बाहर से मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम जब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे हम बोलेंगे रॉड कहां से कहां तक पाया जाएगा, तो रॉड तब शुरू होगा जब x की वैल्यू r हो चुकी होगी और खत्म कब होगा, जब x की वैल्यू r प्लस एल हो जाएगी। तो हम लिमिट में r से r प्लस एल लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। थोड़ा सा समझदारी दिखाने से कैलकुलेशन आगे बच जाती, ठीक है। तो मैंने यहां से x डिस्टेंस पे गया और यहां dx लेंथ का ये स्ट्रिप काटा। उससे पहले मुझे इसका मास लिखने के लिए डिफाइन करना होगा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू m बाय l। फिर मैं लिखूंगा इसका जो dm आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा dx, और इसलिए मैं लिखूंगा इसकी वजह से जो dg आएगा दैट इज इक्वल टू g dm बाय एक्स स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो g आ जाएगा इंटीग्रेशन g dm बाय एक्स स्क्वायर। एक्स के ऊपर लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, अच्छा पहले तो इसको dm की वैल्यू डालेंगे, इंटीग्रेशन g dm इज लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स के ऊपर लिमिट लगेगी आपकी स्मॉल r से शुरू होगा और स्मॉल r प्लस एल तक ये लिमिट जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट स्मॉल g इज इक्वल टू, देखिए g कांस्टेंट है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लैम्डा कांस्टेंट है। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं हुआ तो लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाएगा। मैंने लैम्डा को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू m बाय l। तो ये हो जाएगा g लैम्डा बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर r से लेकर r प्लस एल तक, दैट इज इक्वल टू g लैम्डा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स। क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स। तो हो जाएगा माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 1 बाय एक्स, तो 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू जी लैम्डा नीचे आ गया आर इंटू आर प्लस एल, ऊपर आ जाएगा आर माइनस आर प्लस एल माइनस एल, और माइनस यहाँ का जाके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। So now again lambda into L is m, so that is equal to gm by r into r plus L। तो आपका जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो नॉर्मली जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है, gm by r स्क्वायर, उसकी जगह क्या आया, gm अपॉन r into r plus L। ध्यान दीजिएगा हम सेंटर ऑफ मास का यूज नहीं कर सकते, कांट यूज सेंटर ऑफ मास टू फाइंड जी वेक्टर। ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरे के पूरे रॉड के मास को सेंटर पे एज्यूम कर लें और फिर लिखें जीएम अपॉन दिस डिस्टेंस आर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। वो नहीं आया आंसर। क्या आया आंसर, जीएम अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, मतलब जीएम अपॉन
इस एंड का डिस्टेंस P से इंटू इस एंड का डिस्टेंस P से, पॉइंट P से दोनों एंड्स का डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर की जगह। ठीक है, सो आप डेफिनेटली यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास का यूज नहीं कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए। हाँ, दो स्पेशल केसेस में काम कर जाता है, कब? स्फीयर्स के केस में, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के केस में ये काम कर जाता है कि आप पूरे के पूरे मास को, सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हो। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। पक्का? माइनस नहीं होगा बेटा माइनस, आप, मैंने शुरुआत में माइनस लिखा ही नहीं, यहां पे अगर मैंने माइनस नहीं लिखा तो यहां पे माइनस कहां से आएगा, है ना? मैंने यहां माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था, मुझे मतलब नहीं था। एक्चुअली माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है वो रॉड की तरफ है। माइनस साइन सिर्फ इतना ही बताएगा। मैंने बोला, वो मैं पहले एज्यूम कर लिया कि डायरेक्शन रॉड की तरफ है, तो मैं माइनस से रिप्रेजेंट, माइनस साइन का यूज करना मैंने नहीं चाहा। आप चाह सकते हो तो आप लिख दोगे माइनस, है ना बेटा? ओके सर। ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है? ये माइनस साइन उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि माइनस साइन लिखना ही लिखना है। हाँ, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होगे तब आपको ऑब्वियसली माइनस साइन यूज करना होगा। वेक्टर फॉर्म बताया था ना मैंने, कि भूल गए हो? भूल गए हो? वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नहीं बताया था? माइनस जी एम आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, एक पॉइंट मास की वजह से। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, नाउ अगेन वो वेक्टर फॉर्म आपके सिलेबस में मतलब स्कूल के सिलेबस में नहीं है, जेईई मेन वगैरह में आता है, नीट में आता है, आपका उसमें भी आएगा, जेईई एडवांस में भी आता है, बट बोर्ड में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेक्टर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, दैट्स इट। रॉड हमारा इनफाइनाइट है इस पर, और हमें इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ? देखो, रॉड जो है ना, वैसे तो लाइन मास है, तो रहेगा तो लाइन ही, लेकिन ये लाइन जो है उधर इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर इन्फिनिटी से आ रही है। ऐसे रॉड को हम लोग इनफाइनाइट रॉड कहते हैं। इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से मैं इस रॉड से x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहता हूं। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अब एक चीज समझो, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, सारे पॉइंट्स इस रॉड का मिड पॉइंट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि इनफाइनाइट है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, हम इसके हर एक पॉइंट को रॉड का मिड पॉइंट, इसके रॉड के मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये पॉइंट P इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहा है, ये हम मान सकते हैं। अगर ये पॉइंट P यहां नहीं होता, यहां होता तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता, यहां होता तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता। इसी सिमेट्री का यूज करने के लिए हमने रॉड को इनफाइनाइट माना है। समझ में आया बात? अब अगर मेरे को इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो उसके पास वो है तो वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। कोई मुझे बिना कैलकुलेशन के बता सकता है कि पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के? टुवर्ड्स द रॉड। टुवर्ड्स द रॉड होगा। टुवर्ड्स द रॉड ऐसे या ऐसे? टुवर्ड्स द रॉड इधर होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड? तो उसका एक सिंपल सा कारण है। मैंने बोला यहां पर एक पॉइंट है अगर, तो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट यहां नीचे भी है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। इस डीएम की वजह से, इस वाले डीएम की वजह से फील्ड इधर आएगा, इस वाले डीएम की वजह से फील्ड इधर आएगा, और दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बाइसेक्टर के लॉन्ग मतलब इधर चला जाएगा। हाँ या ना? यस सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फील्ड जो है वो सीधे सीधे नॉर्मल टू द रॉड होगा।
ठीक है बेटा, रॉड के नॉर्मल डायरेक्शन होगा, क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे है, जितनी दूरी पे मास ऊपर उतनी दूरी पे मास नीचे भी है। ठीक है बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो ये डिस्टेंस आपको x दे रखा था। अब हमें इस पॉइंट P पर फील्ड निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहां से y हाइट पे गया और मैंने dy हाइट का ये dy लेंथ का ये एलिमेंट कंसीडर किया। अब इनफाइनाइट रॉड है तो मास तो दे नहीं पाएंगे, क्या देंगे आपको? लैम्डा देंगे। क्या देंगे? लैम्डा। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसका जो dm आएगा, दैट dm विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dy। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नो सर। नो, लैम्डा आपको कांस्टेंट दे रखा है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन में हमें बस लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। सो dm इज इक्वल टू लैम्डा dy, आपका मास है छोटा सा। इस dm की वजह से पॉइंट P पे फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ होगा क्या? बोल दो। रिजल्टेंट फील्ड लेफ्ट। सिर्फ इस dm की वजह से, नीचे तो है नहीं, सिर्फ dm की वजह से किधर होगा? टेढ़ा होगा। dm और p को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होगा, टुवर्ड्स dm होगा, है ना। ये हो जाएगा Yes, आपका sir. de। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या मैं लिख सकता हूं de इज इक्वल टू g dm अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन dm एंड p, हाँ या ना? यस सर। ओके, सो डी इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फील्ड है। तो जी, क्या बोल रहा था मैं, डी इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जहां आर कितना है? आर इज इक्वल टू आ जाएगा, बताइए जल्दी से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x is a constant, x is given, right? So x is a constant, but हमारा वेरिएबल क्या है? y है। So this is equal to g times lambda dy upon x square plus y square, ये हो गया de। तो क्या मैं लिख सकता हूँ e is equal to इंटीग्रेशन de, हाँ या ना? यस सर। नहीं लिख सकता, यही चीज सिखानी थी, ये नहीं लिख सकता। क्यों? एज e इज अ वेक्टर, आप सारे छोटे छोटे d को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हाँ या ना? हाँ या ना भाई? हर एक d का डायरेक्शन अलग अलग है ना, यहाँ वाले मास की वजह से इधर होगा, वहां वाले मास की वजह से और ऊपर होगा, हर एक d का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसलिए हम सीधे सीधे सारे d's को ऐड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यस सर। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? वेक्टर्स, अगर बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हो तो क्या तरीका आपके पास? यहां तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर ऐड करने तो आपका क्या तरीका है? आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने, मान लीजिए 20-25 वेक्टर ऐड करने, तो क्या तरीका आपके पास? पॉलीगॉन लॉ। हाँ, कंपोनेंट करेंगे फिर ऐड करेंगे, है ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, डीई के कंपोनेंट करेंगे, एक इधर की तरफ डीई एक्स और एक इधर की तरफ डीई वाई। हम यहां लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई एक्स, क्योंकि हम एक डायरेक्शन के वेक्टर्स को सीधे ऐड कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई वाई, राइट? हाँ या ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। हम x डायरेक्शन के वेक्टर्स को आपस में ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं, y डायरेक्शन के वेक्टर्स को आपस में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने कंपोनेंट करके इंटीग्रेशन करना चाहा। अब इसमें क्या होगा, जो ey था वो कितना था? 0 था ना। क्यों आया 0? बाय सिमेट्री। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो बाद में।
अभी मैं नहीं कराऊंगा, पर जिस तरीके से मैं ई एक्स निकालूंगा उसी तरीके से ई वाई निकाल सकते हो आप, और आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यू विल फाइंड इट टू बी जीरो मिल जाएगा ई वाई। हम ई एक्स निकालेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई वाई, सॉरी डी ई एक्स। डी ई एक्स कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कितना था, ये रहा जी लैम्डा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, y है। y पे मैं लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, ये मेरा मिड पॉइंट था ना, y पे मैं लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा बताइए तो जरा। 0 to infinity. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, समझ में आई बात? इधर भी तो मास है, इसका नहीं लोगे क्या? Yes, sir. सो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का हम यहां इंटीग्रेशन करेंगे। सो वी विल हैव g कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये हमारा ex आएगा। इस पर लिमिट लगेगी y पे कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसका इंटीग्रेशन आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो मुझे मालूम है, बट आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा इसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और उसके बाद आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दिस सिंप्लाइज e इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू 2g लैम्डा बाय r या 2g लैम्डा बाय x, जहां x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम रॉड, या माइनस 2g लैम्डा बाय x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट कि ये रॉड की तरफ है, उसके लिए माइनस लगाया जा सकता है, बट उसकी जरूरी नहीं है, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो E इज इक्वल टू 2g लैम्डा बाय x, ये हमारा फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू 2g लैम्डा बाय x, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कॉपी हो गया, ये कॉपी कर लो जल्दी से। ये वेक्टर का इंटीग्रेशन आपने पहली बार किया है जीवन में, ये मैं अभी क्यों करा रहा हूं, देखिए होता क्या है, सीबीएसई आपसे क्या चाहता है, आपसे चाहता है कि आप अभी ये सब छोड़ दो, पढ़ लो सीधे सीधे, फिर क्लास 12 में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिल्कुल सेम टेक्निक्स का यूज करके, और वो चाहता है कि जब आपको क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो वही सिमिलर फॉर्मूला तो यहाँ पे भी आने वाले ड्राइव होके, तो उसी वक्त आपको ये वाले फॉर्मूले भी याद कर लेंगे। अब मेरा कहना है कि क्लास 12 के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम जितना हो सकता है क्लास 11 में सीख लेंगे, क्लास 12 में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास 12 में हम दोबारा से ये करेंगे, तब तो देखो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है कि नहीं है? Yes, sir. है। इसके साथ दोस्ती होने में, इन टेक्निक्स के साथ दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर आप क्लास 12 में ये टेक्निक सीखते रह जाओगे तो उस वक्त जो बाकी के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स होंगे उसको उस पर कैसे फोकस करोगे? इसलिए क्लास 12 में हम दोबारा से इसको करेंगे, उस वक्त आपको ये चीजें थोड़ी आसान लगेगी, अभी जितनी डिफिकल्ट लग रही है क्लास 12 में उससे थोड़ी आसान लगेगी, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर हम सिर्फ क्लास 12 में इसको सीखेंगे तो फिर थोड़ा 12th में परेशानी हो सकती है, इसलिए बेटर है अभी से हम इसमें लगे रहें, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी हो गया होगा आई गेस। कई लोगों को ये सीखने में इंटरेस्ट नहीं था तो छोड़ के चले गए क्लास उनको लगा ये सब फालतू है, कहीं बुक में तो दिख नहीं रहा। बुक में नहीं दिखेगा, एग्जाम में दिखेगा, तब क्या करोगे? और ये डेरिवेशन क्लास 12 के बोर्ड में भी आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो सेम फॉर्मूला होता है, सेम आंसर आता है। चलो अगला देखेंगे हम लोग फिर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू फाइनाइट रॉड।
एक फाइनाइट रॉड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? देखिए हमने एक्सिस पे निकाला था, अब किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। ये लेंथ L है और इसके किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर ये वाला जो पॉइंट है ना P, इस पॉइंट P पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसके लिए? कोई मुझे बताएगा तरीका? तरीका वही सिंपल है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये लेंथ L1 भी चाहिए होगी, ये वाली लेंथ L2 भी चाहिए होगी, मतलब बेसिकली L2 इज इक्वल टू L माइनस L1 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए ना कि पॉइंट P की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इनफाइनाइट तो है नहीं कि हर एक पॉइंट एक जैसा है ना? Yes, sir. तो पॉइंट P की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें L1 या L2 में से कोई एक चीज दे देगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। और उसके लिए हम लोग सारी टेक्निक वही यूज करेंगे जो थोड़ी देर पहले इनफाइनाइट रॉड के लिए हमने यूज की है। बस लिमिट जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लगाया था उसमें क्या लगा देंगे? माइनस L2 से प्लस L2, हाँ या ना? Yes, sir. उससे हमें EX मिल जाएगा, लेकिन इस बार EY का जीरो होना जरूरी नहीं है, इसलिए EY को भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, है ना बेटा? हाँ या ना? Okay, sir. तो टेक्निक क्योंकि सेम है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा इसका। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया EX, इसको मैंने बोल दिया EY। जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको X बोल दिया, रॉड के पैरेलल डायरेक्शन को मैंने Y बोल दिया। मैंने नीचे की तरफ EY क्यों लिया? क्योंकि नीचे मास ज़्यादा है, ऊपर मास कम है। मतलब आप सोचिए, ऊपर अगर L1 है तो नीचे अगर L1 तक जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ ये वाला पोर्शन का फील्ड बच जाएगा, राइट? Yes, sir. Y कंपोनेंट इसका बच जाएगा, तो इसलिए Y कंपोनेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, जिधर मास है उधर की तरफ आएगा। अब EX और EY निकालने के लिए बेटर तरीका क्या होता है कि आप, मतलब तरीका तो यही होता है जो मैंने बताया, बट आंसर याद रखने के लिए बेटर टेक्निक क्या होती है? आप रॉड के दोनों एंड्स को पॉइंट P से कनेक्ट कर दीजिए। लेट से ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, तो आपका जो EX होता है ना, दैट इज गिवन बाय, वहां पे क्या था? 2g लैम्डा बाय आर, यहां आएगा g लैम्डा बाय 2g लैम्डा बाय x था, यहां आएगा g लैम्डा बाय x इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ध्यान रखिएगा θ1 θ2 कौन सा एंगल है? तो ये वाले एंगल है जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बनाए जा रहे हैं। ये वाले एंगल से नहीं ले लेंगे आप, अगर क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे देंगे तो वो फिर उसको 90 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? रॉड के साथ एंगल नहीं है, रॉड के परपेंडिकुलर लाइन से एंगल सही है। तो EX कितना है? जी लैम्डा बाय एक्स इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, और EY कितना होता है? ये होता है जी लैम्डा बाय एक्स, तो ऐसे कैसा रह जाएगा? अंदर में cos θ1 माइनस cos θ2 आ जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए प्लस है, यहां पे माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात? अब देखो, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस दिक्कत ये है कि अगर आ गया एग्जाम में गलती से किसी साल और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, आपका उपाय नहीं होगा कि इतना बड़ा आप डेरिवेशन कर पाए एग्जाम में, है ना? सो EX इज इक्वल टू जी लैम्डा बाय एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2, EY इज इक्वल टू जी लैम्डा बाय एक्स cos θ1 माइनस cos θ2। इसको याद करने का एक और टेक्निक है, ये पॉइंट P था, आप एक काम करो, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, जो भी एंगल बना उसका जो रिजल्ट, जो फील्ड होगा उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, ये होगा फील्ड, सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। समझ में आई बात? और ये जो फील्ड आएगा, दिस E विल बी गिवन बाय 2g लैम्डा बाय x साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है? हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द रॉड एट पॉइंट P। थीटा क्या है?
1/2 of angle subtended by rod at P। समझ में आई बात? अब ये तो याद हो जाएगा, 2g लैम्डा बाय एक्स तो याद था ही था, बस उसमें साइन थीटा और लगा देना है। जब इन्फाइनाइट रॉड था तो थीटा कितना था 90 डिग्री, तो अपने आप कितना हो गया था 2g लैम्डा बाय एक्स। समझ में आया? Yes, sir. आया ना? जहां x क्या है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट ओके? Yes, sir. सो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, अब मैंने फिर से देखो E से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। मैंने बोला था ना E और G को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर लूंगा, वैसे हमेशा E से ही रिप्रेजेंट करता आया हूँ, पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ बुक्स में देखा जो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्योंकि वो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करना चाहते थे आपसे, वो बात करना चाहते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो अगला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। एक सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, तो इसका भी मैं ऐसे फॉर्मूला ही बता दूंगा। क्या है, मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर आर्क है, तो अच्छा इसका रेडियस r है, तो मुझे बताइए इस पॉइंट, इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर पे देखेंगे। बोलिए, डायरेक्शन तो बता सकते हो ना? R के पॉइंट की तरफ। क्या? आर्क के सेंटर के साइड। बाइसेक्टर के लॉन्ग, राइट? एंगल जो सब्टेंड किया जा रहा है सेंटर पे, उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग, राइट? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, रेडियस आपका r है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g आएगा, दैट g विल बी गिवन बाय, ध्यान दीजिएगा, 2g लैम्डा बाय r साइन थीटा। बिल्कुल वही आया जो कि रॉड की वजह से आया था, वही आता है, बस x की जगह r यूज करना है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सो स्मॉल जी इज इक्वल टू 2g लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा। जी आपका स्मॉल जी का वैल्यू आया, जहां थीटा क्या है, थीटा इज अगेन सेमी एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है, ठीक है? सेमी एंगल ऑफ आर्क, आर्क का पूरा एंगल नहीं है, उसका आधा एंगल है। चाहे तो आप 2g लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2 भी कर सकते हो, बट ठीक है, कॉपी हो गया होगा। Yes, sir. डेरिवेशन कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही, आप यहां से काम करता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ऐसे अल्फा एंगल पे जाओगे, डी अल्फा एंगल का ये स्ट्रिप काटोगे, इसकी वजह से आप फील्ड लिखोगे डीई, उसके कंपोनेंट करोगे और कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करोगे। समझ में आया बात? यहां डीएम लिखोगे, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डी अल्फा, है ना? उस डीएम की वजह से फील्ड लिखोगे जी डीएम बाय आर स्क्वायर, उसके कंपोनेंट करोगे, एक बाइसेक्टर के लॉन्ग, एक बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट या तो सीधे डायरेक्टली कैंसिल कर दोगे यूजिंग सिमेट्री, या इंटीग्रेट करके कैंसिल करके दिखाओगे, और बाइसेक्टर के लॉन्ग वाले कंपोनेंट को जब इंटीग्रेट करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर टू बी दिस। ठीक है बेटा, टेक्निक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
So या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू व्हाट? रिंग हो गया, सॉरी आर्क हुआ है, ड्यू टू रिंग निकालना है एट सेंटर। तो मुझे बताइए रिंग का टोटल एंगल कितना होगा? रिंग को अगर मैं आर्क मानूं तो टोटल एंगल कितना होगा? 2 पाई होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं G इज इक्वल टू 2G लैम्डा बाय R साइन 2 पाई बाय 2, क्योंकि सेमी एंगल यूज करना है ना, दैट इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली बोल सकता हूँ फॉर्मूला लगा के, लेकिन मेरे को ये, मैं क्यों ऐसा काम करूं? जब मेरे पास रिंग इतना बढ़िया सा है, इसके सेंटर में मेरे को अगर फील्ड निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा यार यहां पर जो मास होगा उसकी वजह से इधर, और यहां पर जो मास होगा उसकी वजह से इधर, दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली हर एक डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई होगा ही होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड कितना आएगा? 0। समझ में आई बात? सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नेक्स्ट है कि एक्सिस पे कितना होगा? G वेक्टर ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। देखिए ये हमारे पास रिंग है, ये इसकी एक्सिस है। रिंग का रेडियस आपको दे रखा है r, एक्सिस पर x डिस्टेंस पर हमारे पास ये पॉइंट है P। हमें पॉइंट P पर फील्ड निकालना है कि कितना होगा इस रिंग की वजह से। समझ में आया क्वेश्चन या सिचुएशन? यस सर। तो अब क्या करेंगे हम बोलेंगे लेट्स कंसिडर अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस रिंग एंड एज्यूम इट्स मास टू बी dm। ठीक है, तो इस dm की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड आएगा वो इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, हाँ या ना? यस सर। ये हो जाएगा आपका डी ई, चलो ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल मान लेता हूं थीटा है, ये आर है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होंगे, है ना? आप रिंग में किसी पॉइंट पे ले लोगे तो वो इस एक्स के तो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा ना, हर एक रेडियस, हाँ या ना? ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं डी ई इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना? लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। Yes. अब मैं क्या बोलूंगा, मैं इस DE के 2 कंपोनेंट करूंगा। कौन कौन से कंपोनेंट करूंगा? मैं बोलूंगा यार एक कंपोनेंट तो मैं एक्सिस के अलॉन्ग करूंगा और एक उसके परपेंडिकुलर करूंगा। ये रहा एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये रहा एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा DE कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा DE साइन थीटा, है ना? तो अब आप देखिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा पॉइंट P पे, कोई मुझे बताएगा बिना किसी कैलकुलेशन के? टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो इस मास का और इसके जस्ट अपोजिट वाले मास का कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सिर्फ मेरे को डी कॉस थे निकालना है, मतलब ई जो है दैट इज ई एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? अब कॉस थीटा कितना है? डीई है जी डी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 आ जाएगा, हाँ या ना? इसमें हमने कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस थीटा कितना है? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी कॉस थीटा, हाँ या ना? यस सर। दिख रहा है? सो दिस इज इक्वल टू, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन जी एम नहीं है डी एम होगा ना,
जी एक्स डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू। अब देखिए इस इंटीग्रेशन में सोचिए क्या क्या आपका कांस्टेंट है, क्या कैपिटल जी कांस्टेंट है, हाँ या ना? Yes. एक्स कांस्टेंट है क्या पॉइंट पी के लिए? कांस्टेंट है। Yes, sir. आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरा डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या? सिर्फ डीएम, है ना? सो हमारा आंसर क्या आ गया? देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो। इंटीग्रेशन हमें करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ ही कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, है ना बेटा? Yes. कॉपी हुआ? कॉपी कर लो फटाफट। ये हर रोज 4:30 के आसपास एकदम से क्लास में स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। कोई कनेक्शन इश्यू है क्या कि 4:30 बजे सबका कनेक्शन खराब हो जाता है, क्या होता है? या कोई एग्जाम चल रहा है आप लोगों को? Sir, exams चल रहे हैं. एग्जाम चल रहे हैं, ओके। क्योंकि हर रोज सेम टाइम पे कम होते हैं, समझ नहीं आता मेरे को क्या हो रहा है। चलो ठीक है, एग्जाम कब तक है आपके? 15 तारीख तक है ना? Sir, 17. 17 तक है। 17 को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? Sir, क्या? physical education. फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, मतलब ये जो एलिमेंट काट के इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाला पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोरिंग है ये, बता रहा हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा बोरिंग फिजिक्स में कुछ नहीं लगता। मेरे को ये पढ़ाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, मतलब लगता है यार ये कौन पढ़ाएगा, मतलब बार बार एक ही चीज़ करते जाओ। बट बोरिंग तो ये है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोरिंग चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ, आपको भी परेशान कर रहा हूँ। तो मुझे बता दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका? Yes, sir. इससे बोरिंग फिजिक्स में कुछ नहीं है। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ना, हर एक चीज को तोड़ो, उसकी वजह से लिखो, फिर इंटीग्रेट करो बैठ के। आई डोंट लाइक इट, बट क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो इंटरेस्टिंग किसी सब्जेक्ट में नहीं होता ना, कुछ पोर्शन तो बोरिंग हो ही सकते हैं। तो ठीक है, चलो अभी को कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है बेटा? इसके आगे वाला पोर्शन अभी हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, 3 मिनट में, तो क्लास ओवर है, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू।